बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमत जामी। ये प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जमात इस्लामी का धरना जारी है। कल से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ चाहता है, मुज़ाकराती कमेटियाँ भी बन गई हैं और मेरी इत्तला ये है कि हुकूमत तैयार हो चुकी है। तमाम गिरफ्तार जो रहनुमा हैं, कारकुन हैं जमात इस्लामी के, उन्हें रिहा करने के लिए हाफिज़ नईम और रहमान साहब अलबत्ता ये चाह रहे हैं कि धरना मज़ीद तवालत इख्तियार करे। हुकूमत धरनों से डील कर रही है, दूसरी जानिब हुकूमत ये भी कह रही है इमरान खान साहब से कि आप ऐसे तो ना करें, आप बातचीत करें, सुलझाव की बात करें, बिगाड़ की बात ना करें। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि फ़ौज अगर न्यूट्रल हो जाए तो ये बेहतर होगा, बाकी मैं आप देख लाँगा। लेकिन साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं। बिजली है, महंगाई है जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, बिजली के बिलों में टैक्स लग रहे हैं। और तो और आज की ताज़ा खबर ये है कि पंजाब में सरकार जो है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है, उसने मंजूरी दी है कि अब पंजाब में रहने वाले शहरी, चाहे देहात में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, कूड़ा करकट जो है उस पर भी टैक्स लगेगा। दुकानदारों के कूड़ा करकट पर भी टैक्स लगेगा। उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और फिर अमन अमान की सूरत हाल पर हम गौर करें तो कोला नेक्स्ट, मुझे इस कंपनी का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके जो मालिक हैं उनको वो लापता हैं, पर्चा दर्ज है। उसके बाद पंजाब से इसी कंपनी के 2 सीनियर मुलाजमीन भी लापता हैं या अगवा हैं। इस स्टोरी की डिटेल्स और ये हो क्या रहा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे आज मेरे प्रोग्राम में। बात करने के लिए कि हमारा मुल्क, हमारी सियासत जा कहाँ रही है, हुकूमत का मैंडेट क्या है, उसकी साख क्या है, इमरान खान जेल बैठ के क्या बातें कर रहे हैं और वे फॉरवर्ड क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, हमें ज्वाइन करेंगे दानियल अजीज़ साहब भी, और हमें ज्वाइन करेंगे कैसर शरीफ जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान हैं, इनसे भी हमारी बात होगी। खुश आमदीद आपको सेनेटर साहब कहता हूँ। ज़हीम साहब चूँकि स्टूडियोज़ बैठे हैं तो उनसे आगाज़ करूँगा। सर पीर जी, कूड़े पे भी टैक्स लगने लगता है। अभी तो सांस लेने पे लगेगा। जामी साहब आप क्या कर रहे हैं? देखिए ना, जब आप टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम रहेंगे अक्रॉस द बोर्ड उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क में कारोबार करके और टैक्स चोरी कर रहे हैं और FBR अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप इस तरह की टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे जाएंगे ना। पेट्रोलियम लेवी 68 रुपीज़ कर दिया आपने। अगर आप ऊपर से इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखें आपको समझ आ जाएगी कि आप यकसर नाकाम हैं टैक्स लेने में। और नंबर 2, अभी आप कहेंगे कि आप तो मैं पहले डिटेल दे दूं, डिटेल दे दूं मैं आपको। ये जो पंजाब की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है ना, इसने तय ये किया है, अभी काबीना से मंजूरी के बाद ये नाफिज हो जाएगा। उन्होंने तय ये किया है कि दही इलाकों में अगर 5 मरले घर आपका तो 200 रुपया महाना आप टैक्स देंगे कूड़ा करकट, और अगर दही इलाके में 10 मरले से 1 कनाल का घर है तो 400 रुपये महाना टैक्स होगा। और अगर आप दही इलाके में छोटा कारोबार करते हैं, छोटी सी दुकान आपकी करियाने की, तो भी आप 300 रुपया देंगे, घर का अलहदा देंगे, इसका अलहदा देंगे। और दरमियाने दर्जे का कारोबार अगर देहात में है तो 700 रुपया, बड़े दर्जे का है तो 1000 रुपया। अब आप पूछें शहरों में क्या होगा, शहरों की सूरत हाल सुन लें। शहरी अगर कोई 5 मरले घर में रहता है, लाहौर में, सियालकोट में, किसी भी और पंजाब के शहर में, तो 5 मरले का शहरी जो है वो 300 रुपया महीना टैक्स देगा कूड़े के ऊपर। फिर 10 मरले से 1 कनाल वाले 500 रुपया देंगे और 1 कनाल से ऊपर वाले 2000 रुपया। 1 कनाल से जो बड़ा घर होगा वो देगा 5000 रुपया टैक्स कूड़े के ऊपर। और 3000 कनाल वाला और 300 कनाल वाला कितने देगा, ये आप बताएं। मैं क्यों बताऊं यार, वो कोई कैलकुलेट तो करे ना। कितनी कनाल आपने बताई? 25 हज़ार कनाल वाले भी हैं, 3000 कनाल वाले भी तो और क्या है, तो 300 कनाल और 3000। अच्छा, वैसे ये जो तो नहीं है ये पंजाब सरकार की जो कमेटी है, मेरे ख्याल इसका हिसाब तब मासूमाना है, ये 5 मरला 10 मरला में उलझे रहे हैं, वहां तक गए नहीं है। तो अगर वैसे इस हिसाब से उन पर टैक्स लगे तो वो कितना होना चाहिए? तो देख लें आप, अगर इसको आप इसको ऊपर कैलकुलेट कर लेना सर, 5 मरले से ले जाए 3000 कनाल तक कितने मरले होते हैं? 3000 कनाल में 5 मरले कितने प्लॉट? 3000 के घर कहाँ हैं? सर ये पास 4 कदम रायवंड पे, मेरा तो नहीं है, सिर्फ रायवंड में है, और भी है अपना इस्लामाबाद में बनी घाला में भी है 300 कनाल। तो आप पुरानी दुश्मनी निभा रहे हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, ना नई ना पुरानी। अर्ज है कि आप टैक्स देते क्यों है, सबसे बड़ी बात। आप टैक्स देते इसलिए कि बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ दी जाए आपको। वो क्या है? सड़क, पानी, सफाई, सीवरेज। अब आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया, यानी कि वो इम्प्लीकेशंस जो टैक्स देने पर हुकूमत दिया करती है लोगों को, यही तो है, यही तो वजह है कि लोग कहते हैं हम क्यों टैक्स दें। हम टैक्स क्यों दें? क्योंकि जो रिजॉल्व टैक्स के हमें मिलते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है कौम को। अब उन रिजॉल्व पे जो आपको मिलने चाहिए कि आप टैक्स पेयर हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए जाम साहब कि इस मुल्क का हर शहरी टैक्स पेयर है।
क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, आप एक माचिस भी लेते हैं ना, उस पर भी लिखा होता है 10 रुपए प्लस टैक्स। मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, वो 60 रुपए उस पर गवर्नमेंट लेवी दे रहा है। सो एवरीबडी इज अ टैक्स पेयर। टैक्स नेट ब्रॉड करने की बात करके लोगों को बेवकूफ ना बनाए। चले, मैंने जाता किधर है? ये पूछना चाहिए। वो जाता है इनकी जेबों में और इनकी अयाशियों में, तज़ीन और आइश पे। हाँ जी बिल्कुल, इखराजात की, हुकूमती इखराजात। आज मिफ्ता साहब भी बोल रहे थे, बता रहे थे प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के और पार्लियामेंटेरियंस के जो इखराजात, प्राइम मिनिस्टर के कितने, आप 32% इजाफा हुआ है इखराजात में। जी हाँ, क्यों? पहले वो खुश्क रोटी खाते अमीर हो गया है ना, तेल निकला है पाकिस्तान में। ठीक, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी बेताब हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज उनकी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने ही, वो भी इंदिया दे रहे हैं अगस्त में बड़े पैमाने पर धरना करने का। सेनेटर साहब माजरत, मुझे ज़रा मैं धरने पे ले जाऊँ अपने नाज़रीन को, क्योंकि उस पर भी सूरत हाल जारी है। जो जमात इस्लामी का धरना है बिजली और महंगाई के खिलाफ, शिराज अहमद शिराजी ने हमें ज्वाइन किया, एक न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्पॉट पर मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। शिराज, क्या तय पाया यहाँ पे? जमात इस्लामी का तो मूड ये लग रहा है कि गालिबन ये लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए कारकुनों को रिहा करके को राम कर पाएगी नहीं? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। हमने आज भी देखा मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, कल भी अतातारर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जहाँ तक जमात इस्लामी की बात है तो वो इस बात पर डटे हुए है कि मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। बड़ा मुतालबा उनका कारकुनान की रिहाई है। हुकूमत ने आज यकीन दहानी तो करवाई, लेकिन जो 10 दीगर बड़े मुतालबात है उस पर भी जमात इस्लामी बज़द है कि किसी एक भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। वो जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, तस्लीम नहीं किए जाते, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी है कि जमात इस्लामी ने हुकूमत को ये भी कहा है कि अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम पीछे नहीं बल्कि पार्लियामेंट के गेट के पास जाएंगे और वहां पर दमादम बस का अंदर होगा। जो भी जमात इस्लामी के जो वर्कर है वो लियाकत बाग के पास मई रोड पर बैठे हुए हैं। स्टेज पर मरकजी कायदीन भी मौजूद है। लम्हा बलम्हा यहाँ से नाराबाजियों का सिलसिला भी जारी है। मैं अकब में आप देख सकते हैं कारकुनान इस वक्त भी काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि जो वर्कर है वो थकते भी नहीं है। लम्हा बलम्हा यहाँ से नाराबाजी जो है वो जो वर्कर है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मरकजी कायदीन है उनके स्टेज से खिताब का शिराज, मैंने और आपने कई एक धरने, एहतजाज, लॉन्ग मार्च कवर कर रखे हैं मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के। ये मैं आपकी जो अभी बैकग्राउंड है उसको देख के मुझे लग रहा है कि जमात इस्लामी का धरना खासा मुनज़्ज़म दिखाई दे रहा है। इज इट ट्रू या मेरा ये तासुर गलत है? बिल्कुल ऐसा ही है, काफी मुनज़्ज़म लोग हैं। जमात इस्लामी के धरनों की जलसों की खास बात, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से कवर कर रहा हूँ, इनको खास बात ये होती है कि मुनज़्ज़म तौर पर यहाँ पर बैठे होते हैं, ना इंतजामिया से रब्ता है, ना पुलिस है, ना आपस में किसी बात पर गुत्तम गुत्ता होते हैं। काफी जो मुनज़्ज़म तरीका है वो उनका वो इख्तियार किए हुए होते हैं। और आज भी यही हम देख रहे हैं। कल रात भी यहाँ पर जो मरकजी कायदीन है यहाँ पर ही सोते हुए हमने देखे। उसके अलावा जो सूबाई उमरा है वो भी यहाँ पर इनके हमरा मौजूद रहे और मुनज़्ज़म अंदाज में, मुनज़्ज़म तरीके से सबसे अहम बात जावेद साहब यहाँ पर यह है कि मई रोड पर जमात इस्लामी के वर्कर मौजूद है, लेकिन जो मई रोड का दूसरा साइड है, यानी जो रोड का दूसरा साइड है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी रवा है। ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं है। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई रोड के एक साइड पर वर्कर इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं और दूसरी साइड पर ट्रैफिक की रवानी उसी तरह से ही जो है वो रवा है। तो ये जमात इस्लामी के मुनज़्ज़म होने का अमली और जिंदा बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त कि ऐसे एहतजाज या ऐसे धरनों से जो मुकामी आबादी है, शहरी हैं, आमदोरफ्त उनकी शदीद मुतासिर होती है। जब ये धरना वहाँ पहुँचा था तो हमने आपको रिपोर्ट किया था, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ थीं, शहरी फंस कर रह गए थे। बहरहाल हुमायूं मोहम्मद साहब खुशामदीद आपको कहते हैं, आपने धरना भी देख लिया, ज़ेम कादी साहब गुफ्तगू भी सुन ली। एक तरफ जमात इस्लामी है वहाँ पहुँची हुई है, धरना दे रही है, जलसा कर रही है, मुज़ाकरात भी कर रही है। एक तरफ आपकी क़यादत को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी हम इंदिया दे रहे हैं डी चौक में धरना देने का, पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे कि अगस्त में हमने क्या करना है। तो क्यों नहीं पीटीआई भी तय कर पा रही कि उसने करना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं पता आपको कितना मालूम है, लेकिन इस तरह हुआ है कि ये जो जमात इस्लामी का धरना हुआ है इसमें जब पकड़ दकड़ हुई है उसमें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने पूछा है इनमें से जमात इस्लामी के कौन है, तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनको छोड़ दिया गया है। मतलब जो वर्कर्स थे, बाज़ लीडर को पकड़ा है लेकिन बाज़ वर्कर्स को छोड़ दिया है। लेकिन जो उनकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, ये जमात इस्लामी के नहीं थे, उनको पकड़ के रखा है, उनके ऊपर पर्चे काट दिए हैं। आपने देखे ये जिस तरीके से, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि इस धरने में पीटीआई के लोग भी गए हैं?
नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे इनको छोड़ दिया गया है और उसमें से बाज़ जगहों पे जो लोग उनके नहीं थे, वो जिस जमात के भी थे, जो भी थे, उनको नहीं छोड़ा गया, सिर्फ इनको छोड़ा गया, बाकी किसी को नहीं छोड़ा गया। उसके मुकाबले में बाज़ जगहों पे जहाँ पे पीटीआई वगैरह ने ये पिछले फ्राइडे को जब उन लोगों ने किया था, उनकी औरतों के ऊपर भी एफआईआर कटवाई गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, बात ये हो जाती है, ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि इससे इनका मसला हल हो जाएगा, तो इनका मसला हल नहीं होगा। ज़हीम साहब ने बात बताई हैं। देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास प्लान ना हो और आपने जो मेन चीज़ करनी है वो ये है कि आपने अखराजात कम करने और आप अपने अखराजात तकरीबन 250-300-400 अरब तक कम कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, ये जो फ्री पेट्रोल है जो लोगों को मिला हुआ है, ये जो फ्री गाड़ियां मिली, ये जो फ्री चीजें, इनको आप ड्रास्टिकली कट डाउन करें। अगर आप देखें जितने ये कमिश्नर हैं, ये तो वे फॉरवर्ड है ना, सोल्यूशन है जो आप दे रहे हैं। ज़हीम साहब भी मोरलेस ये बात कर रहे हैं, उनसे मैं बात करूं, लेकिन जो अभी तक आपने गुफ्तगू पकड़ धक्कर और धरने के हवाले से की, मुझे ये तासुर मिल रहा है कि एज इफ आप ये कह रहे हैं कि जहां पीटीआई कोई एक्टिविटी करे उनके लोगों को, उनके खवातीन को पकड़ लिया जाता है, जमात इस्लामी के लोगों की शनाख्त करने के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। गोया आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के लिए नर्म रवैया है हुकूमत का? देखिए, इससे ज्यादा नर्म रवैया क्या हो सकता है कि जब टीएलपी वाले आए थे, बगैर बताए आए थे, बगैर पूछे वो आए थे, उनके साथ बैठ के इन लोगों ने सारी डीलिंग कर ली है और उनको जाने दिया है, कुछ भी नहीं किया है। एक आंसू गैस, एक शेल नहीं गिरा, एक लाठी चार्ज। हुकूमत को फिर जमात इस्लामी के इस धरने का क्या फायदा होगा? मुझे तो लग रहा है शायद आप कोई फायदा ढूंढ रहे हैं, कोई तालमेल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत की इस नरमी के बीच में। मेरी बात सुन ले, ये हमेशा इसी तरह ही होता था। इससे पहले जब से इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, और वो स्टार्ट हुआ था 25 मई 2022 से। उस वक्त से इन्होंने पीटीआई को इस लिहाज से निशाना बनाया। ये इनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि पीटीआई के साथ आप डायरेक्ट जब आंसू गैस फेंकेंगे, ऑफ कोर्स लोग बीच में से आगे रिटेलिएट करेंगे, वो पत्थर मारेंगे। इन्होंने जिस तरीके से 25 में, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, अभी तो आपको 9 मई को साल रहता था, लेकिन उसमें जिस तरीके से इन्होंने 2-3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो सारी चीजें मैंने आपसे भी बात कर, जो दिसंबर में आपको तब्दीली दिखाई दे रही है या न्यूट्रल होने की मांग कर रही है पीटीए की क़यादत खान साहब, अलीमा खान साहबा के सामने, उस पर मैंने आपसे बात करनी है। असद कैसा साहब कल दिसंबर की बात कर रहे थे। अब ज़हीम साहब, ये जो जमात इस्लामी के धरने के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे ज़ाहिर बात है सहाफ़ी के ज़हन में कई एक सवाल जन्म लेते हैं। कहीं इनको ये तो नहीं लग रहा कि ये जमात इस्लामी की ताकत को शो करके इनकी ताकत अंडरमाइन हो रही है? देखिए, नहीं, वो इनको लग रहा होगा, लेकिन बाकी बात तो नज़र आ रही है ना जी, कि किसी ने कहीं रोका नहीं, डिस्कशंस हो रही हैं। अब वक्त भी पहुंच गया, हुकूमत तो उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, और बाकी किसी को जो है वो सांस लेने की इजाज़त नहीं है। सड़क पर आना, धरना करना तो कुछ, लेकिन इशू जो है इस वक्त वो पीटीआई से मुख्तलिफ है। जमात इस्लामी का जो इशू है वो पूरी पाकिस्तान के हर शख्स की आवाज़ है। बिजली, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली। आज जो एनर्जी कॉस्ट है ना जामी साहब, वो इस मुल्क के लिए उसने इस मुल्क की मईशत को मुक़य्यद कर दिया है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल नहीं रहे। इंडस्ट्रीज का बड़ा फर्क हो गया। आपका लोकल बजट जो है, एक नॉर्मल प्रैक्टिकल तनख्वाहदार मुलाजिम का, जिस पर 34% टैक्स लगाकर आपने उसके हाथ में 12% इंक्रीमेंट दे दिया है, उस शख्स के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। लोग इसलिए, और मैं तो समझता हूँ कि ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और पूरे पाकिस्तान को आज सड़क पर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों ने रोटी कमानी है और घर जाना है। अगर लोग रोटी नहीं कमाएंगे तो सुबह बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि आप क्यों नहीं अभी तक अवाम में आए? मैं करता हूं, लेकिन हमें चूंकि जमात इस्लामी का धरना है तो उनकी क़यादत हमें मिली है। जनाब कैसर शरीफ साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा। कैसा आप आए, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई, कारकुन भी रिहा कर दिए, तो ताड़ी तो गल बन गई, फिर कहते बैठे होते? बहुत शुक्रिया जामी साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये धरना जो है ये जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि मुज़ाकरात भी होंगे और धरना भी होगा। अच्छा। और ये धरना जो है ये मुमकिन है पूरे पाकिस्तान में फैले। आज वो जब खिताब करेंगे तो उसमें अगला लाहे अमल देंगे, और उस पर मजीद भी वो मुशावरत कर रहे हैं कि पिंडी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी इसी तरह धरने जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। अगर
अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, जमात इस्लामी के मुतालबात नहीं माने जाते हैं। आज भी जो मुज़ाकरात की कमेटी लियाकत बलोच साहब की क़यादत में मुज़ाकरात करके आई है, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह और दो टोक बात की है और अपने मुतालबात रखे हैं। और उन्होंने कहा है कि अब बाल जो है वो हुकूमती कमेटी की कोर्ट में है, हुकूमत की कोर्ट में है कि वो इस पर कितना। नहीं, मुझे ये एक बात समझा दें, जब आपके कारकुनों की रिहाई पे हुकूमत तैयार हो गई, जब आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, आपने भी लियाकत बलोच साहब की सरबराही में कमेटी बना दी, तो फिर इस धरने का मकसद क्या है? भाईजान, धरने का मकसद है रिलीफ लेना अवाम के लिए। जमात इस्लामी का कोई जाती मसला नहीं है, हाफिज नईम और रहमान साहब का कोई जाती इसमें मफाद नहीं है। 25 करोड़ अवाम जो है वो इस वक्त जिस दशा में है, परेशानी में है, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी से जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया। बिजली के बिल जो हैं वो बिजली के बम बन गए हैं। IPPs के जो जालमाना मुआहदे हैं, अरबों खरबों रुपए वो बिजली नहीं भी बनाते तो हम उनको अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो है तनहादार तबका, जिसमें आप भी जामी साहब शामिल हैं, तनहादार तबका जो है उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो कि कम करने की जरूरत है। जब तक ये 3 बड़े मुतालबात और दीगर जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते, ये धरना जारी रहेगा। देखें, किसी भी मुल्क में जब भी कोई गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो उसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप अपनी एफर्ट से पीछे हट गए। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आज वज़ीर ख़जाना को आपने सुना चीन का दौरा करके, वो कहते हैं जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा। ये सहूलत अब मैसर नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो हुकूमत तो एतराफ़ कर रही है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ से मदद नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, रिस्केड्यूल होना था कर्जों ने, इन्वेस्टमेंट आनी थी, कख नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जब वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो उस बीच में आपकी मांग पे वो क्या कर लेंगे? देखिए, ये अवाम का मुल्क है और अवाम जो है वो आप मुझसे एग्री करें डिसएग्री करें, इस वक्त लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आज भी जो गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया खातून का, कुछ दिन पहले एक भाई ने 30,000 रुपए के बिल आने पे लड़ाई झगड़ा करके एक भाई को दूसरे को मार दिया। ये वो टेंशन है, डिप्रेशन है, ये महंगाई की वजह से। जब आपके पास कुछ नहीं है, जो आप दिन रात मजदूरी करके, मेहनत करके, नौकरी करके कमाते हैं और वो सारा बिजली के बिल में चला जाता है, IPPs को चला जाता है, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह अब ये नहीं चलेगा। हाफिज नईम और रहमान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक बात की है कि मुज़ाकरात और धरने इकट्ठे चलेंगे जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। किसी टिफल तसल्ली पर, किसी वादे पर और किसी ऐसी अनाउंसमेंट पर धरना जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा कि जब तक अवाम को वाक़यातन रिलीफ ना मिले। जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये ज़हीम क़ादरी साहब बैठे हैं, उनका नुक्ता एतराज़ भी ले लेना। वो कह रहे हैं कि रिलीफ कैसे दें? ज़हीम साहब देखिए, मैं तो अरशद भाई, हजरत, मैं तो आपके धरने के साथ इस तरह हूँ जिस तरह आप हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और पूरी कौम को आपका साथ देना चाहिए, लेकिन क्या इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है जो आप इनको लेके बैठ गए सबसे बड़ा सवाल कमिश्नर के दफ्तर में कि वो अपने प्लांट्स जो IPPs जिनकी 75% मलकियत पीपल्स पार्टी और नून लीग की है उसको वो बंद कर देंगे और अपने पैसे जो अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं पिछले 25 बरस से वो बंद कर देंगे। तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं भाई। लोगों को कॉल दें, बैठ के बात करें और लोगों का रास्ता खोल दें। पूरे पाकिस्तान आपके साथ है इस वक्त, हर शख्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी आपके साथ ही होंगे, ये इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जिनसे आप गुफ्तगू करने बैठे हैं, क्या उनके पास ये हल है कि वो इस आपके मुतालबात को पूरा कर दें? तो आंसर इज नो। ज़हीम साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा पुराना आपसे एहतराम का मामला है। देखिए, जमात इस्लामी ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जिसको ठीक कह रहे हैं ना किया जा सके। जरूरत खबर की है। ये जो IPPs हैं, जिस तरह आपने कहा, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, बहुत सारी हुकूमतों से है जो IPPs का मामला चला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुआहदे जो है, एक कंपनी बिजली बना नहीं रही और आपको दे दी गई और आप उसको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। ये इसका रास्ता जो है वो निकल सकता है। बिजली के बिलों पर इतने जालमाना टैक्स, 10-15 रुपए फी यूनिट आपकी कास्ट आ रही हो तो आप 80 रुपए कैसे दे सकते हैं? मुझे ये बताइए। अब अवाम ने ये कह दिया है कि अब ये नहीं चलेगा और जमात इस्लामी ने अवाम के साथ इत्तेहाद किया है, अवाम के हक के लिए लड़ रही है।
पुरअमन तरीके से सियासी मुज़ाहमती जदोजहद जो है हक दो आवाम को तहरीक यासिर भाई, मैं तो खुद धरने में आ रहा हूँ आपके पास। ले जी ऑन एयर आपको अवाम पाकिस्तान की तायद मिल गई है। ज़ईम कादरी साहब आपके पास धरने में आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की दलील ये है कि पीटीआई के बगैर या पीटीआई के साथ मिले बगैर आपका धरना कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, जमात इस्लामी ने धरना इंट्रोड्यूस करवाया था। जमात इस्लामी की तारीख बहुत पुरानी है, हम पुरअमन लोग हैं, हम पत्ता भी नहीं तोड़ते, गमला भी नहीं तोड़ते, सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाते, जलाओ गिराओ नहीं करते। यही वजह है कि हम ईंटों की बजाय इस वक्त मरी रोड पर बैठे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अमन के जरिए, सियासत के जरिए और इस जद्दोजहद और मुज़ाहमत की तहरीक के जरिए जो है वो रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा और हम मजबूर करेंगे हुकूमत को। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से भी हमने बात करनी है। वो दिसंबर में तब्दीली का ख्वाब भी असद कैसे साहब देख, और जो जमात इस्लामी पीटीए के साथ क्यों नहीं मिलती, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ आप रहिएगा। डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दानियल अजीज़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था मोहतरम हुमायूं मोहम्मद साहब के लिए। हुमायूं साहब, एक तरफ न्यूट्रल होने का मुतालबा कर रही है आपकी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरी जानब मैं सुन रहा था असद कैसर साहब को, उनको लगता है दिसंबर तब्दीली का महीना है और पीटीआई हुकूमत में होगी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये किस बुनियाद पर आपकी क़यादत ये सोच रही है? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई ऐसे इशारे आपको मिले हैं या ये ख्वाब है? देखिए, इस तरह होता है कि जब आप सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ है। इस वक्त हम लोग ज़्यादातर जो केसेस हैं, जो इमरान खान के ऊपर जो गलत केसेस हैं, जो झूठे केसेस हैं, वो ज़्यादातर उस स्टेज पर है कि जहाँ पे या तो कोर्ट उसको बाहर फेंक देगी या कोई जज उसके ऊपर एक जजमेंट दे देगा और वो अपील पे चली जाएगी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सारे के सारे जो थे ना, जो केसेस 200 केसेस 2 महीनों में बन जाएं, उनके अंदर कोई मवाद नहीं होता और जल्दी के होते हैं। मान ली बात उसी तरीके से फिर एक मान ली, लेकिन कता कलामी, एक तरफ कहा गया न्यूट्रल जानवर है, आप कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाओ। मैं समझ नहीं सका। देखिए, क्यों हो जाओ? उसके थोड़ा सा आपको जरूर अपने वो बाज़ दफ़ा ना ऐसे वो बायस जूतों से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, इस तरह है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हुए हैं और मैं ज़ईम साहब हम बैठे हुए हैं और फ़र्ज़ करें आप एज अ जज बैठे हुए हैं, तो आप बायस नहीं हो सकते या मेरे हक में या ज़ईम साहब के हक में या दानियाल साहब के हक में। आप किसी के हक में बायस नहीं हो सकते। इसका मतलब है आपको इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन फर्ज करें अगर हम 3 बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने दानियाल साहब के साथ बदतमीजी करता हूं या ज़ईम कादरी साहब के साथ बदतमीजी करता हूं, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। यहाँ पे आपने आगे बढ़ के मेरी गलत बात को मुझे रोकना होगा। ये 2 सिचुएशन। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है डॉक्टर साहब। ठीक है, इसमें इस वक्त हमारा जो मुतालबा है वो ये है, एक नंबर 1, जिस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं उनको पॉलिटिक्स में इन द फर्स्ट प्लेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज पॉलिटिक्स में एज अ बायस ना करें। अगर जैसे आप लोगों ने इनको, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं 447 तहत, तो उनको सपोर्ट वहां से मिलेगा। ज़ईम साहब एक जुमला मोतज़ा कह रहे हैं, वो भी सुन लें, जरा ऐड कर लें। वो डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन तब होगी कि कब कल को दोबारा आपके लिए भी यही सॉफ्ट कॉर्नर हो और आपके लिए भी यही सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो फिर दूसरे चीखेंगे ना। मेरा सबसे बड़ा इस्तदलाल ये है, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक सेकंड अर्ज कर दूं कि एस्टैब्लिशमेंट्स कहीं भी मुल्क दुनिया में न्यूट्रल नहीं होती, खामोश नहीं रहती, क्योंकि उनके जिम्मे रियासत की जिम्मेदारी होती है। और जो लीडरशिप इस मुल्क में रही हैं पिछले 40-45 बरस में, जब वो मुल्क को डीके तक ले जाएं, इकोनॉमीज को जो है वो बिल्कुल माजूर कर दें और वो डिफॉल्ट की तरफ ले जाएं, तो फिर रियासत पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इस मुल्क को बचाया करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानियल साहब से। मैं निकाल लूं दानियल साहब, मैं डॉक्टर साहब से जवाब भी लेता हूं। कता कलाम, दानियल साहब आप तशरीफ ले आए, आप देख रहे हैं एहतजाज, धरने, जमात इस्लामी ऊपर से न्यूट्रल होने की मांग, उनकी मोहम्मद साहब की अपनी राय है, ज़ईम कादरी साहब अपनी राय है, न्यूट्रल होना चाहिए। जी, इसमें न्यूट्रल का लफ्ज जो है मेरे ख्याल में ये बहुत घिस फट गया है और मुख्तलिफ अदवार में इसके साथ मुख्तलिफ कॉनोटेशंस अटैच एग्जैक्टली
मेरे ख्याल में बात यह है कि इसमें जो बात ज्यादा अहम है वो ये है कि लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। लॉ अबाइडिंग, जो लॉ और रूल्स और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के तकाजे हैं ये पूरे होने चाहिए हैं। अगर इसका तर्जुमा ये आप कर रहे हैं कि ये न्यूट्रलिटी है तो फिर न्यूट्रलिटी है, लेकिन अगर इसका तर्जुमा आप ये कर रहे हैं कि किसी को लाडला बना लें, किसी को सेम पेज पे कर दें, किसी को एम्पायर दे दें, किसी को ना दें, तो फिर ये मेरे ख्याल में बिल्कुल इसका गलत इस्तेमाल है। सो आई थिंक अगर लॉ अबाइडिंग, ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस का जो तकाजा है वो पूरा हो रहा है तो फिर स्टेट अपना काम दुरुस्त कर रही है। और दूसरा, धरने एहतजाज की सियासत में अवाम का जीना दूबर हुआ पड़ा है। इस बीच में पीटीआई ये देख रही है कि दिसंबर में शायद कोई मुआवजा होने जा रहा है। आप सीनियर सियासतदान हैं, क्या आपको भी लगता है कि अगले 6 माह के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, या ये जूं का तूं रहेगा ये जो डेडलॉक है? मेरे ख्याल में ये जो अभी हम ये मुख्तलिफ किस्म की जो आउटबर्स्ट देख रहे हैं इनकी शायद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मामले जो जमात इस्लामी ने अपनी डिमांड्स का वो लिस्ट पेश की है गवर्नमेंट को, ये वो चीजें जो हो नहीं पाएंगी इस गवर्नमेंट से। सो ऑब्वियसली ये एक अनबन की सूरत हाल रहेगी। अब ये कितने दिन रहते हैं, कैसे नेगोशिएशन होती है, क्या इसका नतीजा निकलता है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो IPPs को टारगेट किया जा रहा है उसमें जो शुरुआत है वो पब्लिक की तरफ से नहीं आई, गो के पब्लिक एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक में मेरी ज़हीम खां से यही बात हो रही थी कि ये निगरान सरकार के जिम्मेदार की जानिब से अब आ रही है। जी बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ समझने वाली है वो ये है कि जो मेरे भाई हैं गौहर साहब, ये एप्टमा के साल और बार हेड रहे हैं, और एप्टमा की जो डिमांड्स हैं वो वाज़े हैं। वो कहते हैं कि 100 बिलियन रुपीस की क्रॉस सब्सिडी हम दे रहे हैं, जो कि एक्चुअली बिजली कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और उसको सस्ता करने के लिए हमें जो है ये एक टैक्स की शक्ल में सामने आ रहा है। और दूसरा, जो हमें माजी में महारत हासिल थी सस्ती बिजली की, वो हमें हासिल होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या ये जो पैकेज निकला है 200 से कम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं 3 महीने का, मेरे ख्याल में इनका ज्यादा टारगेट ये है ना कि वो अवाम की ओवरऑल सूरत हाल हल करना चाहते हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, अगर आप 1 मिनट दें, आपके नाजरीन के लिए ये खबर होगी प्लीज। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोड शेडिंग ना करें, अगर पाकिस्तान में आप लोड शेडिंग ना करें, तो फिर तकरीबन 40,000-41,000 मेगावाट हमारी डिमांड है। और अगर आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी जो इस वक्त अबाउट 43,000 मेगावाट है। लेकिन दानियल साहब, अगर हमारी इतनी ज्यादा है वो एबिलिटी, मैं एक जुमला कह लूं ना, अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइंस इसको बेयर नहीं कर सकते। प्लीज लेट मी फिनिश। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप ये लिफ्ट कर लेते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट्स का प्रॉब्लम तो तब है जब आप बिजली नहीं उठा रहे। तो अगर आप बिजली उठा रहे हैं तो कैपेसिटी पेमेंट्स तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। ये जो बात मेरे भाई कर रहे हैं इसके ऊपर मैं 1 मिनट आता हूँ, इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। तो फिर आप लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बिजली उठाते और कैपेसिटी पेमेंट को खत्म करते? क्योंकि वहां पर चोरी हो रही है और चोरी आपसे रुक नहीं रही है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉब्लम नहीं है IPPs का। गो के उसमें करप्शन हुई होगी, उनके रेट ज्यादा होंगे, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन ये प्रॉब्लम है गवर्नेंस का, तो आप हल नहीं कर पाए। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये 590 अरब की चोरी जो है ये इतना हासिल नहीं होगी। अच्छा, एक मुख्तसर सा सवाल मेरा ले लें। ये जो आउटबस जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में और होगा, और जो IPPs का नया इशू सामने आया है, क्या ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक हैं या माजी की जो स्कीमें होती थी गवर्नमेंट को ज़रा प्रेशर में रखने के लिए, उसकी कुछ झलकी हैं? इसमें जी हमेशा इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक दो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। यकीनन इसमें माजी में और ज्यादा संगीन इंटरेस्ट ग्रुप्स भी सामने आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो वक्त नहीं आया, क्योंकि अभी उसमें बहुत वक्त है, वो भी आ जाएगा वक्त। ठीक। हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने दानियल अजीज साहब की गुफ्तगू भी देखी। वो समझते हैं कि ये आउटबर्स्ट जो है ये IPPs का मामला, जो साबिक निगरान सरकार के जिम्मेदार अब बात करें, ये माजी से तालमेल रही इसमें मिलती है। आप भी दिसंबर में कुछ नया होता देख रहे हैं, फिर आपकी जमात भी अब D चौक में धरना देने का इंदिया दे रही है, खान साहब भी भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, US रिप्रेजेंटेटिव में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बात हो रही है, UK में भी हो रही है। ये सब कुछ इंटरनेशनल, नेशनल, मुकामी प्रेशर,
इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो अभी जो दानियाल साहब ने बात की है ना, इसमें कोई शक नहीं कि एक वो है, लेकिन हमारी जो जितना मुझे इल्म है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर सकती। Exactly. नंबर 2, जैसे आपने कहा कि पे हमारे वहाँ पे लीकेजेस बहुत है। नंबर 3, देखिए जी, सिंपल सी बात ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर जाता हूँ। ये जो नैब एक्ट के अंदर जो तरामीम आए हैं, उसमें अगर आप सेक्शन 4 देखें, सेक्शन 4 बताता है कि वो पार्लियामेंटेरियंस या ऑफिस होल्डर्स और वो ब्यूरोक्रेसी वो अगर किसी लिहाज से कोई गलत फैसले कर रही है जिससे मुल्क के एक्सचेकर को बहुत नुकसान हो रहा है, आप उसका सवाल नहीं उठा सकते। अब अगर हम इसको आज के तनाजुर में देखें तो ये जितने IPPs हैं, जितनी खासतौर पे इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोल के लिहाज से, और इंपोर्टेड कोल फिर साहिवाल में लगाने की तुक नहीं बनती, इसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली अपने आप को उसी में बचाने की बात है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मेरा मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, वो मेरा बोन ऑफ कंटेंशन ये नहीं है कि ये IPPs फलाना है, आज IPPs है, कल कुछ और हो जाएगा। मेरा बोन ऑफ कंटेंशन है वो लोग जिन्होंने इस किस्म के गलत फैसले किए कि जब पाकिस्तान में हम 14 सेंट पे हम दे रहे थे और उसी टाइम पे बांग्लादेश में 4 सेंट हो रहा था। क्यों? हम पाकिस्तान में कोई नहीं था, बस एनर्जी थी नहीं यार, 9 बिलियन का हम दे रहे थे पाकिस्तान में, एक जो बन रहा था, और दूसरे साथ वाले मुल्कों में वो उसके आधी कीमत में बन रहा था। तो ये सारी चीजें और उसी टाइम के दौरान में, तो ये इतने डिफरेंसेस क्यों? इसके पीछे जरूर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अगर आज भी बैठे होंगे वो उसी तरीके से डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल, पिछले 1 साल में हम लोगों ने देखा है कि तकरीबन 25 अरब रुपए के इश्तिहारात लगे हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। हम लोगों ने वाकई सही माना। अच्छा, एक और बात है, इस बजट में मेरे और हमारे तो कूड़े। अच्छा, वैसे हुमायूं साहब वैसे आपके दौर में इश्तिहार नहीं दिए जाते थे? नहीं यार, तो देखिए हमायूं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। देखें, अर्ज ये है कि ये रविश तो आज की नहीं है ना, ये तो 30 साल की रविश है। अगर वहाँ पे हिसाब निकल आएगा, इन्होंने 2 साल में उतने दे लिए होंगे जितने आपने 4 साल में दिए होंगे, लेकिन आपने भी तो दिए ना यार। ये चीज़ें क्रॉस द बोर्ड, यही तो नेशनल इश्यूज हैं जो हमने कन्फ्रंट कर रहे हैं मिलके। और आपने IPPs की, हमारे भाई एक सेकंड, आपने IPPs की बात की। देखिए, उस वक्त एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा था कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली आपको चले उन्हें जवाब देने दें। जी इस तरह नाज़िम साहब के आप लोग बैठे हुए स्टूडियो में, तो मैं डिसएडवांटेज पे हूँ। आपको ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए कि मैं वो डिले का मार्जिन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा माइक इज ओवर टू यू प्लीज। ठीक है ना? इस तरह देखिए, बात यह है कि कौन किसने कब क्या किया है, हर एक चीज होती है। जिस जमाने में मेरे पास 500 रुपए होंगे, अगर मैंने 300 बीच में खर्च कर लिया, अब फिर वो गलत बात है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त मेरे पास 200 का था। रही बात जब आप कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा वो किया था, बहुत सारी चीजें फैक्ट फिगर के साथ हम किसी दिन बात भी कर लेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि हम लोग जो फैसले कर रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, ये तरीका चलेगा नहीं। इस तरीके को अच्छा, एक और बात कर रहा हूं, आपने देखा है इस दफा इन लोगों ने टैक्स हमारे कूड़े पे तो लगा रहे हैं, लेकिन जो DHA के जो वो हैं और जो बड़े बड़े जो प्लॉट्स इस्लामाबाद के हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी वाले, और वो तकरीबन 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 करोड़ वाले। अच्छा भाई साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं जरा दानियल साहब का एक जुमला ले लूं। दानियल साहब, कूड़े पे टैक्स की बात से हमने प्रोग्राम का आगाज किया था। पंजाब में कूड़े पर टैक्स लग रहा है, घर में भी, दुकान पे भी, दही इलाकों में भी। ये जो जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है, जो इसकी साख है, डू यू थिंक सो दे विल बी एबल टू लास्ट फॉर लॉन्ग? कि असल में जो टैक्स रिफॉर्म का तलबगार है वो अर्बन रिमूवल प्रॉपर्टी टैक्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये 2001 में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम आया तो उस वक्त पूरी तहसील को रेटिंग एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कि अपनी अपनी लाल लकीर में से उबल के बाहर आ गए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, और लोगों ने घर जो है मुख्तलिफ इलाकों में बना लिए हैं। तो इसलिए जो म्युनिसिपल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिमांड करती हैं कि आप इनको सर्विस करें, क्योंकि वो जगह जगह ढेर लगते जा रहे हैं। चलिए, मेरे पास वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह किसी और रोज़ आपसे डिटेल में बात होगी। आप तशरीफ भी ताख़ीर से लाए, हुमायूं मोहम्मद से भी बात अधूरी रह गई। इंशाल्लाह इन मौज़ूआत पे तफसील से बात होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक और बड़ा अहम मौजू है। कोला नेक्स्ट के मालिक हैं, वो गायब हुए, अगवा हुए, फिर उनके 2 सीनियर मुलाजमीन भी
अगवा हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? ये कानून कहाँ है, तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? और सरमायाकार के लिए अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो सरमायाकारी वो कैसे करेगा? एक ब्रेक के बाद बात करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद कहते हैं। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है, अफरा तफरी है, धरने हैं, मुजाहरे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इस बीच में हम देखते हैं कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठते हैं। एक ताज़ा मिसाल है, कोला नेक्स्ट के मालिक हैं, वो अगवा हुए हैं। ये 23 जुलाई को दिन दिहाड़े इन्हें कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा किया है। सिंध हाई कोर्ट में ये बात गई है। वहाँ 30 जुलाई तक महकमा दाखिला सिंध इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी तो किए गए, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कोला नेक्स्ट के जो मालिक हैं जुल्फ़िकार अहमद पराचा, ये टेक्सटाइल और मिज़ान ऑयल के भी ओनर हैं और ये लोकल इंडस्ट्री है, रोज़गार फ्राहम कर रखा है इन्होंने हज़ारों लोगों को। जब इनका ये अगवा होता है, इनके साथ एक दोस्त भी हैं, उनको उतार दिया जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो मिज़ान बेवरेजेस के डिप्टी मैनेजर हैं बराए फाइनेंस हसन नवाज़, इन्हें लाहौर से, जबकि कंपनी के जो GM हैं जनरल मैनेजर दानियल अफजाल खान, इनको कसूर से सफ़ेद डबल कैबिन गाड़ियों में आए मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया है। ये सिलसिला नहीं रुका। उनके जो ओनर है उनके अगवा के बाद उनके 2 दीगर इंतहाई ज़िम्मेदार जो हैं उनको भी अगवा कर लिया गया है। इदारों को नहीं मालूम इनको अगवा किसने किया है। पैनिक की सूरत हाल है इंडस्ट्री में भी, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ भी। व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, और इससे जो पैनिक आ रहा है, जो तशवीश आ रही है, उस पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है जनाब नवाब शहजाद अली खान साहब, मारूफ बिजनेसमैन है और चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन। नवाब साहब, ये क्या हुआ है? व्हाट वेंट रॉन्ग? इससे क्या पैगाम गया है? कोई अता पता चला कि ये दिन दिहाड़े चलते फिरते बिजनेस को कैसे तहोबाला करने की कोशिश की गई है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। इंतहाई एक अहम इशू पे आपने मुझे दावत दी है और ये बड़ी तशवीश की बात है जी कि मियां जुल्फ़िकार जो एक इंतहाई शरीफ आदमी है और मैं नहीं समझता उनका किसी के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो सकता है, वो अगवा हो गए हैं। अब तो अगर तो वो अगवा हुए हैं बराए रैमसम, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और मुख्तलिफ एजेंसीज को देखना चाहिए कि भाई बिजनेसमैन की सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। और अगर कोई और रीज़न है तो फिर मेरे ख्याल में वो रीज़न सामने ले आना चाहिए ताकि जो एक तशवीश की लहर बिजनेस कम्युनिटी में गई हुई है वो ख़त्म हो जाए। और देखें, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो ही शुड बी गिवन अ एग्जैक्टली अगर किसी ने गलत काम किया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दिन की रोशनी में कोर्ट कचहरी में लेके जाना चाहिए कि ये आपके खिलाफ चार्जशीट, ऑब्वियसली। बट ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं है ना। उनके लापता होने के बाद हम देखते हैं कि उनके जो डिप्टी मैनेजर हैं बाय फाइनेंस एंड देन कम्स द जनरल मैनेजर दानियल अफजल खान, वो भी 2 मुख्तलिफ शहरों से सेम प्रोसीजर से वो भी दे हैव गॉन मिसिंग। देखें, ये नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं और कि ये सारी फिंगर्स जो हैं ये स्टेट की तरफ चली जाएं, हम उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। बड़ा अहम पॉइंट है। और जी बड़ा अहम पॉइंट है ये कि नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं। और देखे ना, उन एक बड़े अरसे से साजिश चल रही है हमारी एजेंसीज के खिलाफ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें जहन में रखने पड़ेंगे, लेकिन आपकी तशवीश बजाय बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, आपने ये मुद्दा सुना है। ये बहुत ये तशवीशनाक बात है और ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स की जो आपने बात की है, यकीनन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनाकर कुछ भी किया जा सकता है। और मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम बहरहाल गवर्नमेंट को करना चाहिए। नो, इट विल बी अ चैलेंज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिलखुसूस। और ये आपके फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर को शाय ऑफ करती हैं चीज़ें जब आप इस तरह की इंस्टेबिलिटी जाते हैं। एग्जैक्टली हमारी दुआ है कि ये जहाँ भी हैं खैरियत से वापस आएँ। अगर इनके खिलाफ कोई कानूनी मामला है वो भी मंजर आम पर आया जाए, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी प्रूव किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो पैनिक है विद इन द बिजनेस इंडस्ट्री वो बहुत नाकाबिल बयान है। हर बंदा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। फॉर नाउ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद तफसील से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।